हाँ मैम। हम लोगों ने सीपीसी कल स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछिएगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता किस चीज से रिलेटेड है? सिविल लॉ से। सिविल लॉ जो हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उन्हें सिक्योर करता है, नए राइट्स जनरेट नहीं करता है, बट हमारे जो राइट्स ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें जो राइट्स दिए हैं, प्रॉपर्टी लॉ ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उन सभी राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो करके हम हमारे लिए जो राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए जो रेमेडी है, उनका प्रोटेक्शन है, वो हम इंश्योर करते हैं। जुडिशरी के थ्रू पूरा एक प्रोसेस चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को आपने पैसे ही दिए हैं और वो अगर आपको रिटर्न नहीं करता है तो इसके लगेगा, वो किसमें लगेगा? क्रिमिनल में नहीं लगेगा। अगर कोई फ्रॉड आपको के साथ करता है तो आप 420 में केस फाइल करेंगे, वो क्रिमिनल होगा। बट अगर आपको किसी को आपने पैसे दिए हैं, अब आपको उससे वापस लेने हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? रिकवरी का केस लगाएंगे, जो कि ऑर्डर 7 में लगेगा, है ना। तो वो केस किसमें फाइल होगा? सीपीसी में फाइल होगा। जैसे मारपीट आईपीसी में पढ़ा था, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये जितनी भी चीजें थी हमारे बॉडी से रिलेटेड हार्म थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हार्म भी इवन पनिशेबल होते हैं, पर जिनके लिए डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं है, कंपनसेशन है, और उसकी भी एक प्रोसीजर है, जिसका की प्रोसीजर सिविल प्रक्रिया संहिता, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। वो प्रोसीजर को फॉलो करके आपको कंपनसेशन दिया जाता है, जैसे कि आप टॉर्ट्स में पढ़ चुके हैं, है ना, कि प्लांटिव कौन होता है, डिपेंडेंट कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ इवन वर्ड टू वर्ड भी चेंज हो जाता है कि भाई हम यहाँ पर अगर हमारा कोई क्रिमिनल केस चलता है तो हम क्या बोलेंगे? मजिस्ट्रेट, इन मजिस्ट्रेट के यहाँ पर हमारा एक केस चल रहा है। बट अगर हम चलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जज, न्यायाधीश, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट, ये डिफरेंस हो जाता है। यस मैम। तो यहाँ छोटी छोटी चीजों का जो डिफरेंस है वो आपको अब इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आईपीसी आपने पढ़ लिया है, सीआरपीसी, सीपीसी आप पढ़ेंगे, और एविडेंस जो है, एविडेंस एक्ट जो है वो दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। एविडेंस एक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ है उसी पर एप्लीकेबल होगा। सिविल का जो प्रोसीजर है उसमें भी एविडेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी की सारी एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल होंगी, है ना। तो यहाँ आपको अभी दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल केस अलग है, सिविल लॉ और सिविल केसेस अलग है। फॉलो करने के लिए उसका जो प्रोसीजर होगा वो कहाँ होगा? सीआरपीसी, सीपीसी का। कई मामलों में सीआरपीसी की भी कुछ चीजें एप्लीकेबल सिविल लॉ पर होती हैं, और सीपीसी का। आईपीसी प्योर क्रिमिनल लॉ है। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये सिविल में जाते हैं और ये हमारे राइट्स जनरेट करते हैं, जिन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सीपीसी, ठीक है। सीपीसी, सीपीसी आपका सिविल लॉ से रिलेटेड है, प्योर। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम। देखिए, कल हमने जस्ट ब्रीफ किया था कि मौलिक विधियां क्या होती है, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सीपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है।
एक लॉ में यूनिफॉर्मिटी के लिए ये एप्लीकेबल किया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 1858 से स्टार्ट हुआ था कि भाई इस तरह का लॉ भी होना चाहिए जो कि हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए 25 मार्च में इसे प्रॉपर एक शेप दिया गया और 1982 में सिविल प्रोसीजर प्रॉपर बना, बट उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस किया गया और प्रॉपर फाइनलाइज होते होते 1908 में 1 जनवरी, कल भी मैंने नोट डाउन करवाया था, आप लोग नोट डाउन करिएगा, 1 जनवरी 1999 में ये एप्लीकेबल हुआ था। बहुत ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि इसमें अभी तक कई बार चेंजेस हुए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड हम देखते आए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट होते रहते हैं, सोसाइटी की जो नीड है सोशल ऑर्डरिंग के लिए, और इवन यहाँ पर जैसे मान लीजिए सभी लोगों ने शायद थोड़ा बहुत तो सभी को पता होगा कि सिविल लॉ या जो सिविल केसेस होते हैं, शायद सबने सुना होगा कि सिविल लॉ बहुत लंबे चलते हैं, सिविल केसेस बहुत लंबे चलते हैं, पेंडेंसी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ की कोर्ट में। यस मैम, यस मैम। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि हमारे यहाँ का जो सीपीसी है वो थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण बार बार यहाँ पर अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट हिस्ट्री जो जरूरी था कि भाई जिस तरह से सीआरपीसी आईपीसी है, एक लॉ जब बन चुका था, इवन हमारी इंडिपेंडेंसी के पहले भी हमारे पास लॉज तो हुआ ही करते थे, इसीलिए सीपीसी का प्रॉपर एक फॉर्मेशन हुआ कि सिविल लॉ से रिलेटेड एक प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया 1958 में बनना स्टार्ट हुआ, 1908 तक ये प्रॉपर बन चुका था और उसके बाद एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी को। तब गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तब से लेकर अभी तक यहाँ पर कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, और ये अमेंडमेंट हुए हैं इसलिए नहीं कि कहीं कोई कमी है, कमी के अलावा नई हमारी डिमांड क्या है, क्या कहीं पर ऐसा कुछ है जिसके कारण जो लॉ है वो प्रॉपर हम जिस तरह का जस्टिस हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे आज भी मैं आपको बताऊं कि सीपीसी में इतने सारे लूप होल्स हम कह सकते हैं जिसके कारण जो भी केस होता है, जो भी सिविल सूट होता है, उसकी पेंडेंसी ऑटोमेटिकली होती चली जाती है, क्योंकि देयर आर मेनी ऑप्शंस। आपके पास एक केस आप फाइल करते हैं, उस केस से रिलेटेड इतनी सारी एप्लीकेशंस के ऑप्शंस सीपीसी में हैं कि आप उन ऑप्शंस के साथ अलग अलग तरह की एप्लीकेशन लगा लगा कर किसी भी केस आराम से 5 से 10 साल तक चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम डेफिनेटली बोलेंगे, जैसे पहले ये था कि भाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन क्या हो, रिलेटेड चीजें कई कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर कई ऐसी चीजें थी कि इस एप्लीकेशन का जब तक डिसाइड नहीं होगा, मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपने ड्यूरिंग द केस लगाया है, जब तक वो डिसाइड नहीं होगा आपका केस आगे बढ़ेगा नहीं। उसका डिसीजन आया, आपने कोई और एक एप्लीकेशन लगा दी, उसका ऑर्डर हुआ ही नहीं, आपने लगा दी, और सीपीसी से रिलेटेड केस लॉ होते हैं, सिविल लॉ से रिलेटेड उनमें जनरली यही होता है। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए कि भाई बहुत ज्यादा पेंडेंसी ना हो, टाइम टू टाइम जस्टिस मिले, इसीलिए अलग अलग टाइम पर कई बार सीपीसी में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का सीधा मतलब होता है संशोधन। संशोधन से मतलब ये नहीं है कि जो पुराना था वो पूरी तरह गलत था, हाँ नए समय के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग या नई जो सोशल ऑर्डरिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नीड है तो उसके हिसाब से जब हम किसी भी एक्ट में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर सभी को पता है किस तरह से होता है। तो यहाँ चीजें बेहतर करने के लिए किए जाते हैं। सिविल प्रोसीजर में 2002 में हुआ है, इसके अलावा 2016 में हुआ है और लेटेस्ट 2018 में हुआ है। जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो आप जब पूरा लॉ पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा ऑटोमेटिकली कि पहले क्या प्रोसीजर इस तरह के अमेंडमेंट हुए हैं। एक नोट डाउन करके रखिए कि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2002 का, 2016 का और 2018 का। नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैम। म्यूट कर लीजिए सभी लोग जिसको खांसी बुखार हो रहा है। देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 1 के पहले मुझे एक चीज आप लोगों को क्लियर करना है। एक डेफिनेशन वाला पार्ट सेक्शन में आप लोग पढ़ते हैं, सॉरी हर एक्ट में हम लोग डेफिनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है इंटरप्रिटेशनल पार्ट, है ना, जिसमें कि हर एक चीज इस एक्ट में आप क्या पढ़
पढ़ने वाले हैं उन सभी चीजों की डेफिनेशन क्या होंगी। सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल, नाम क्या होगा एक्ट का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसका नाम है, कहाँ पर एप्लीकेबल है, दिस एक्ट में बी सीडेड एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इट शेल come into force on the first day of January, note down कर लीजिए, it extend to the whole of India except जम्मू एंड कश्मीर। अभी ये अमेंडमेंट हो चुका होगा, लेटेस्ट इसके पास एक बार चेक करिए, बट नागालैंड एरियाज के लिए अरे मैम आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो कौन बोला भाई? किसी आवाज नहीं आ रही। किसी नहीं आ रही आवाज? वॉइस का प्रॉब्लम किसको हो रहा है? मैम पराग को। पराग को बेटा, मैं तो नेटवर्क में हूँ, प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है, सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है। आईफोन से किसने ज्वाइन किया है, एडमिन से किसने ज्वाइन किया है, सभी लोग अपना नाम प्रॉपर चेक करेंगे। मैंने अभी वेटिंग रूम ओपन इसलिए किया है क्योंकि सभी क्लास के स्टूडेंट्स है, बट आप लोग अपना नाम तो प्रॉपर मेंशन करेंगे। एडमिन के नाम से कौन है? मुझे आ रही है अच्छी आवाज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी मैम मुझे आ रही है आवाज, प्रॉब्लम एडमिन के नहीं नाम है। से कौन है? अपना नाम रीनेम कर लीजिए भाई। सभी लोग श्योर हो जाए कि आप लोग अपने नाम से इंटर होते हैं। एडमिन के नाम से जो भी है अपना नाम रीनेम कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, सेक्शन 1 हम पढ़ रहे थे। तो नागालैंड और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के उन्हें राइट्स दिए गए हैं कि वो किस तरह के रूल्स स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज और नागालैंड का जो एरिया है उसके लिए बना सकता है। फर्स्ट सेक्शन में आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। ओके, And therefore, सेक्शन 2 में सभी लोग अपना बैरक लेकर बैठेंगे। देखिए, पहले आप ये समझिए इंटरप्रिटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका सीपीसी है, सीपीसी में सेक्शन 2 में 1 से लेकर 20 तक अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। हर एक चीज जो कि हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं उस सभी का मीनिंग स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया गया है कि यहाँ पर कोड का मतलब यही होगा, डिक्री का मतलब Yes, यही ma'am. होगा, है ना। यहाँ पर हम उसका इसके अलावा कोई और मतलब नहीं निकालेंगे। हर एक एक्ट में जो सेकंड या थर्ड आपका जो सेक्शन होता है उसमें हमेशा आप डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम पढ़ते हैं। उसके पीछे जो पर्पस होता है वो ये है कि यहाँ जिस वर्ड को डिफाइन किया गया है, चाहे जजेस हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो या कोई भी हो, जिस चीज का जो डेफिनेशन उस पर्टिकुलर एक्ट में दिया गया है उसका वही मतलब निकाला जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर हर एक एक्ट में जो डेफिनेशन वाला पार्ट होता है या इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट होता है वो इसलिए होता है कि जो इंटरप्रिटेशन यहाँ बुक में किया गया है अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए केस फाइल किया जाएगा, रेट लगाई जाएगी, जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, पर मन से किसी भी पर्सन को अलग से उसका किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन करने का राइट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ Yes, पर ma'am. हर एक चीज को प्रॉपर डिफाइन किया गया है। जैसे कि आपका सेक्शन 2 में सबसे पहले आता है, नोट डाउन करते जाना, कोड। कोड को हम हिंदी में बोलेंगे संहिता। सेक्शन 2 का 1 कोड से मैंने कल भी आप लोगों को डिफाइन किया था, जैसे कि सीपीसी में सेक्शंस हैं 1 से लेकर 58 तक, 158 सेक्शंस हैं। देन ऑर्डर्स हैं, है ना, ऑर्डर से ही रिलेटेड हैं रूल्स।
अब अगर मैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में पढ़ रही हूँ तो क्या रूल्स इसमें एप्लीकेबल होंगे? तो वी कैन से यस, कोड से यहाँ डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में और इस सेक्शन में कि संहिता या कोड का अगर हम किसी तरह को डिफाइन करते हैं उसे, तो वहां पर रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे। रूल्स से मतलब है जो नियम सीपीसी में बताए गए हैं ऑर्डर्स के साथ, जो आदेश बताए गए हैं सीपीसी में, उन आदेशों के साथ जो नियम है वो नियम भी इस कोड में आते हैं। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, जैसे सेक्शन से 1 से लेके 158 तक सेक्शन धाराएं सीपीसी में सॉरी आईपीसी में पढ़ा था धारा का डेफिनेशन, किसी को अगर याद हो? धारा का डेफिनेशन सीपीसी में आईपीसी में दिया गया है, एक बार चेक करिएगा। इसी तरह यहाँ पर रूल्स कि कोड में रूल्स भी आते हैं, है ना? कोड इंक्लूड्स रूल्स, रूल्स कौन से? जो सीपीसी के ऑर्डर्स के साथ लगे हुए हैं। ओके, सेक्शन 2 का 2 है डिक्री। मान लीजिए कोई सिविल सूट फाइल किया गया है, जब हम केस फाइल करते हैं स्टार्टिंग में ऑर्डर 7 में हमने केस लगाया है, केस प्रॉपर चला है, उसका पूरा प्रोसीडिंग हो चुका है, सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद एक तो होता है प्लांटिफ और एक होता है डिपेंडेंट, है ना? एक होगा वादी और एक होगा प्रतिवादी। जिसके भी फेवर में डिसीजन आता है, जिसके फेवर में डिक्री दी जाती है, उसे हम बोलेंगे, ये माना जाएगा कि उसके फेवर में डिक्री आई है। तो यहाँ पर डिक्री का जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 के डिफाइन किया गया है। ओके, नोट डाउन किया? Yes, ma'am. आवाज कट के आ रही कर रहा है, बहुत ज्यादा ही आपकी आवाज फ्लक्चुएट। हाँ कहिए भाई, किसी क्या प्रॉब्लम है? हाँ ज्यादा फ्लक्चुएट होके सॉरी आवाज बीच में और ही कट के आई है, तो किसी को कुछ समझ नहीं है। आज मैम बहुत बीच में क्या आई। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। अभी तक सेक्शन 2 का 1 तो आप लोगों को क्लियर है ना? कोड में हम रूल्स को इंक्लूड करेंगे, दैट्स इट, इतना सा आपको ध्यान रखना है। सीपीसी में अगर हम पढ़ते हैं तो सेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स, ये तीनों उसकी पार्ट है। ये नहीं बोल सकते कि रूल्स अलग है, दैट्स इट। क्लियर? अब है आपका डिक्री। डिक्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मींस इसको डिटेल में भी पढ़ना है, एक फुल लेंथ का क्वेश्चन बनता है। डिक्री होता क्या है? जैसे मैं अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई प्लांटिफ और डिपेंडेंट दो लोग हैं, अब डेफिनेटली दोनों में से कोई एक के फेवर में केस होगा, है ना? दोनों तो जीत जाए ये तो पॉसिबल नहीं, किसके फेवर में केस होगा? जिसके फेवर में होगा उसके नाम पर डिक्री बनेगी। इसे एक एग्जांपल से समझिए। आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. जैसे मान लीजिए रिकवरी का हमने केस लगाया है, अब उस रिकवरी के केस के लिए, या रिकवरी का भी रहने दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने अडॉप्शन का कोई केस लगाया है, ठीक है? अब उस अडॉप्शन के केस में जो भी बच्चा मुझे अडॉप्ट करना है वो मैंने किया, पूरा प्रोसीजर हुआ, सारे एविडेंस हुए, विटनेस आए, सब कुछ हुआ प्रॉपर, जो आपके एविडेंस होते हैं उसका जो भी प्रोसीजर है वो पूरा प्रोसीजर हुआ, केस मेरे फेवर में हुआ, मुझे एक बच्चे अडॉप्ट करने के लिए परमिशन मिल गया, ठीक? अब उस परमिशन के लिए जो फाइनल डिसीजन होगा उसके लिए कुछ तो मेरे हैंड में होगा। क्या होगा? वो होगा मेरे फेवर में कोर्ट एक डिक्री निकालेगा, एक पास करेगा, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि बच्चे के लिए मैंने अडॉप्शन का केस लगाया था, उसका पूरा प्रोसीजर होने के बाद, पूरा विटनेस होने के बाद, एविडेंस होने के बाद
मेरे फेवर में वो डिसीजन गया है, उसके लिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे फेवर में दिया जाएगा उसे डिक्री कहा जाएगा, है ना। डिक्री दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है फाइनल। प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम ये आपके उधर से टॉट टॉट की आवाज आ रही है मैम कुछ। बेटा मैं अकेली बैठी हूँ, कोई शोर नहीं है, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है किसी ने माइक अपना म्यूट नहीं किया है तो उधर से आवाज आ रही है। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। लगाओगे यार माइक तो ओपन है। करेगा तो शर्म आएगी मुझको क्या आगे जब जाते सारे भेद। गणेश विश्वकर्मा म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। अभी यस मैम। क्लियर? देखिए अब ठीक आ रही है मैम आवाज? क्लियर है अभी? ठीक है मैम, अब ठीक है, आ रही है आवाज। डिक्री के लिए जरूरी है कि दो लोग प्लांटिक और डिपेंडेंट के बीच में जब किसी एक को फाइनल किया गया जिसके फेवर में जाती है वो डिक्री होती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कोर्ट आपके फेवर में इशू करता है और वो जो प्रॉपर आपने कोई सिविल सूट लगाया है उस सिविल सूट के फाइनल होने के बाद दो तरह की हो सकती है डिक्री। जैसे कि मान लीजिए स्टे आप सभी लोगों ने सुना है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्लॉट खाली पड़ा है, उस खाली प्लॉट वो प्लॉट मेरा है, ओके, मैंने प्लॉट परचेज किया, मैंने अगले 5 सालों तक वहां जाकर नहीं देखा। किसी ने मुझे नोटिस में लेकर आया भाई कि आपका जो प्लॉट है वहां पर तो किसी और ने घर बनाना शुरू कर दिया है, ठीक। अभी मैंने वहां जाकर देखा तो मैंने 2 केस लगाए, एक नहीं, एक तो ये लगाया कि यहाँ पर जो मकान बनाया जा रहा है उसे स्टॉप किया जाए, उसे बनाने के लिए रोका जाए, मीन्स मुझे स्टे दिलाया जाए कि ये प्लॉट इनका नहीं है, इसलिए इसे जो काम चल रहा है उसे रोका जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? इंजंक्शन का केस बोलते हैं। आप लोगों ने शायद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा है सभी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, तो थोड़ा सा रिकॉल करिएगा उस चीज को। इंजंक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आई थिंक, निषेधाज्ञा, है ना। तो स्टे के लिए हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे और एक हम लगाएंगे डिक्लेरेशन के लिए घोषणात्मक आज्ञप्ति, मीन्स घोषणा, ये डिक्लेरेशन किया जाए कि ये प्लॉट मेरा है, इसलिए इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, तो किसी और को इस पर घर बनाने का या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने का राइट नहीं है। अभी मैंने 2 एप्लीकेशन एक साथ फाइल की, एक की डिक्लेरेशन की और एक की स्टे की, क्लियर। अब मान लीजिए कि मुझे डिक्री चाहिए, है ना, तो सबसे पहले डिसाइड किस पर होगा? सबसे पहले कोर्ट क्या डिसाइड करेगा कि पहले तो स्टे दिया जाए, क्योंकि जब तक स्टे नहीं मिलेगा मुझे तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप डिक्लेरेशन कर भी दी और अगर वो घर बनाते जाएगा तो मेरे तो फेवर में डिक्री बना नहीं कर पाएगी। तो जो मैंने पहला एक एप्लीकेशन एक लगाई है उसके लिए जो मुझे स्टे मिलेगा, और वो स्टे जो मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगी? प्राइमरी डिक्री होगी। प्राइमरी क्यों? क्योंकि अभी तो आपको स्टे दे दिया गया है कि ये घर, ये प्लॉट शायद आपका है, इसलिए आपने ये केस लगाया है, तो अभी सामने वाले को राइट नहीं है कि वो इस पर घर बनाए। पर सेकंड वाला जो है, जब तक पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाता, अगर मैंने बोला है कि ये प्लॉट मेरा है तो यहाँ आई हैव टू प्रूव दैट कि ये प्लॉट मेरा है। अब उसे प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीपीसी में जो सिंपल सिविल केस के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है, मुझे उस पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कह दिया है देन मुझे वो प्लॉट मिल गया, नहीं। पूरा जो प्रोसीजर बताया गया है वो प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो प्लॉट मेरा है। और अगर मैं ये प्रूफ कर देती हूँ या पूरे केस के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये प्लॉट मेरा है, तो जो फाइनल डिक्री होगी किसकी? डिक्लेरेशन वाली, उसे हम फाइनल डिक्री बोलेंगे, जो कि मेरे फेवर में आएगी और मेरे फेवर में उसमें मेंशन होगा कि इस पूरी प्रोसीजर के बाद ये
पाया गया कि ये प्लॉट मेरा ही है, तो यहाँ कौन कौन सी डिग्री हो गई? 2। फर्स्ट प्राइमरी डिग्री जो कि हमने स्टे के लिए ले ली थी, क्योंकि वहां जरूरी हो जाता था कि भाई जब तक मुझे स्टे नहीं मिलेगा, जब तक डिक्लेरेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ डिग्री 2 तरह की हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ड्यूरिंग द केस आपको प्राइमरी डिग्री न मिले। अगर किसी इस तरह का कोई एप्लीकेशन लगाया गया है तो डेफिनेटली इस तरह का भी कोई डिग्री आपको दिया जा सकता है। इसी तरह डिग्री फाइनल डिग्री भी होगी, जिसे कि हम फाइनल डिग्री बोला जाता है, जो फाइनल पूरा केस खत्म होने के बाद आपको कोर्ट के थ्रू जो जजमेंट दिया जाता है उसे हम फाइनल डिग्री कहेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया? सिर्फ डिग्री के बारे में बात कर रही हूँ मैं भी। डिग्री को हिंदी में बोला जाएगा आज्ञप्ति, लिख लीजिए इसे। क्लियर? फिर है आपका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 डिग्री होल्डर। देखो अभी से है ना, थोड़े से अटेंटिव रहना इन सभी चीजों के लिए। जहां भी समझ नहीं आए आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बार हम आगे बढ़े तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। अभी जैसे डिग्री क्या होती है समझ में आया है सभी को? आप लोग थंब दिखा सकते हैं मुझे, आपके फोन में ऑप्शन है। अंशिका, गुड। अब डिग्री होल्डर कौन होगा? बहुत सिंपल है, जिसके फेवर में डिग्री गई है ना। अभी यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स थे, उन डिस्प्यूट्स में डेफिनेटली एक के फेवर में डिग्री आनी है, तो जिसके फेवर में डिग्री आएगी उसे हम डिग्री होल्डर बोलेंगे। अब यहाँ पर इन सब चीजों को डिस्कस करने के पीछे एक रीजन ये भी है, मैं आपको अभी बता दूं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे फेवर में डिग्री हो गई है ना, मैंने जैसे उसी एग्जाम्पल को आप दिमाग में रखिए कि वो प्लॉट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें डिग्री हो गया मेरे फेवर में कि हाँ ये प्लॉट मेरा है। अब वो प्लॉट मेरा है तो अभी उसके लिए क्या होगा? कोर्ट ने बोल दिया, मैंने जाकर सामने वाले को बोला, सामने वाले ने पूरा घर तोड़ दिया और मुझे प्लॉट अपने पूरा मुझे पोजीशन दे दिया। इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना इजी नहीं होगा। उस डिग्री के लिए अब मुझे एग्जीक्यूशन के लिए भी एक सूट फाइल करना पड़ेगा, जो आपका ऑर्डर 21 में लगेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर डिग्री होल्डर का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डिग्री किसके पास है ये बहुत मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी के फेवर में कोई डिग्री आई है, तो क्या मैं भी डिग्री होल्डर हूँ, है ना। तो यहाँ डिग्री होल्डर कौन होगा, इसलिए यहाँ ये याद रखिएगा कि डिग्री होल्डर वो सभी हो सकते हैं जिनके फेवर में वो डिग्री गई है और जो इन फ्यूचर उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने का सूट फाइल कर सकते हैं। आज्ञप्तिधारी वह व्यक्ति हो सकता है जो उस आज्ञप्ति के साथ भविष्य में उसके निष्पादन के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सके। निष्पादन से मतलब यहाँ है, कोई लेक्चर नहीं है, अपग्रेड करूं 10 मिनट्स भाई 11। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ देखिए यहाँ पर डिग्री होल्डर जो है, यहाँ इसलिए बहुत जरूरी है कि डिग्री होल्डर कौन है ये क्लियर होना चाहिए। जिसके फेवर में डिग्री है, जिसका नाम उसमें मेंशन है, वो डिग्री होल्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका इन फ्यूचर एग्जीक्यूशन का जो सूट लगाया जाएगा उसका राइट सिर्फ उसी व्यक्ति को होगा जिसके फेवर में वो आज्ञप्ति दी गई है। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड है डिग्री होल्डर बहुत मैटर करता है कि डिग्रीदार कौन है, किसके फेवर में आज्ञप्ति की गई है। तो यहाँ पर वही व्यक्ति होगा जिसका कि नाम उसमें मेंशन है। जैसे मान लीजिए कि वो प्लॉट एक व्यक्ति का नहीं था, मैं और मेरे साथ मेरी फैमिली के 4 लोग और हैं, हम चारों का नाम उसमें हमने प्लांटिफ में लगाया है और हम चारों के फेवर में केस फाइल हुआ है और हमारे फेवर में डिग्री आई है, तो हम चारों डिग्री होल्डर हैं, ठीक है। मैं अकेली नहीं हूँ, हम 4 अगर प्लांटिफ थे और कोर्ट ने ये देखा कि भाई आप 4 में से 3 ही डिग्री होल्डर हो सकते हैं या 3 ही रियल प्लांटिफ हैं, जो एक आपने नाम इसमें लगाया है उसका तो कोई हक ही नहीं बनता है। कोर्ट को लगा, कोर्ट ने वो नाम हटा दिया, तो यहाँ डिग्री होल्डर कौन होंगे? सिर्फ 3 लोग होंगे और उन 3 को ही राइट होगा कि इन फ्यूचर वो उसके एग्जीक्यूशन के लिए सूट फाइल कर सके।
ठीक है। तो डिग्री होल्डर कौन है आपका, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 में बताया गया है। कोई भी हो सकता है, पर जिसका उसमें नाम मेंशन है और जिसे ये अधिकार हो कि इन फ्यूचर इसके एग्जीक्यूशन के लिए वो सूट फाइल कर सके। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में तो आपको पता ही है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका जिसमें सिविल कोड आपका एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पर ये चीजें बताई जानी इसलिए जरूरी है क्योंकि सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन के कारण यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है कि आपका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। सिविल कोर्ट में या सिविल पिटिशन जब लगाई जाती हैं तो यहाँ पर ये बहुत मैटर करता है कि क्या कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था। तो जुरिस्डिक्शन के कारण यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पर हर एक चीज का जुरिस्डिक्शन मैटर करता है और उस जुरिस्डिक्शन में कौन कौन सी ऐसी लोकल आपका जो सीमाएं हैं, एक बोलते हैं ना अधिकार क्षेत्र, समझते हैं ना, उस अधिकार क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए जिला और जिला न्यायालय को डिफाइन किया गया है। देन आपका फिफ्थ है फॉरेन कोड। फॉरेन कोड से यहाँ सीधा सा मतलब है जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर का एरिया है या इंडिया के जो भी है उससे बाहर का जो क्षेत्र है वहां का जो होगा, कोई अगर डिसीजन होगा या कोड होगा उसे हम विदेशी न्यायालय फॉरेन कोड बोलेंगे। ठीक, फिर सेम होगा 2 का सबसेक्शन 6 विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय भी सेम होगा। इंडिया भारत की किसी कोर्ट के अलावा अगर कोई डिसीजन है, फिर से सुनिएगा, भारत की जो भी न्यायालय है, भारत के पूरे कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट्स, बाहर की कोई कोर्ट्स है, वहां का अगर कोई डिसीजन होगा तो वो विदेशी निर्णय की कैटेगरी में, फॉरेन जजमेंट। ठीक है। फिर है आपकी गवर्नमेंट लीडर। गवर्नमेंट लीडर में डेफिनेटली वही होंगे जो जिसे कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। एडीपीओ जो होते हैं, सभी को पता है एडीपीओ को गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। ओके। देन एक है आपका जज। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको क्लियर कहा था, जज कौन होगा? किसी के भी पास डायरेक्ट नहीं है आज की डेट में, आई थिंक। नो मैम। जज वो होगा जो सिविल प्रोसीडिंग करेगा। स्पेसिफिक, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो व्यक्ति है जो उसके लिए न्याय देता है वो न्यायाधीश कहलाएगा, जज। यस मैम। ओके, मींस यहाँ पर न्यायाधीश अपने आप में, अगर न्यायाधीश बोला गया है तो आप ये मानकर चलिए कि ये न्यायाधीश किसके लिए बोला गया है? जो सिविल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग के लिए है। ठीक। फिर है आपका निर्णय। निर्णय, अब जैसे मान लीजिए कि सिविल कोर्ट में जब किसी भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दिया जाता है या कोई डिक्री दी जाती है, उस टाइम पर जो स्टेटमेंट होता है किसका? जज का, उस स्टेटमेंट को जजमेंट कहा जाता है। फिर से क्लियर करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, डिक्री अलग चीज है, जजमेंट अलग चीज है। जजमेंट हमेशा क्या होगा? जब उस डिक्री के टाइम पर, डिक्री के लिए या आदेश, कोई ऑर्डर पास किया जाता है, उस टाइम पर जब जज अपना स्टेटमेंट देते हैं उसे जजमेंट कहा जाता है। क्लियर? जैसे कि कोई भी डिक्री पास की गई है तो उस टाइम पर जो स्टेटमेंट होगा जज के थ्रू, वो स्टेटमेंट भी टाइप होता है। उस स्टेटमेंट को जो नोट डाउन किया जाता है उसे हम जजमेंट बोलेंगे, और जो डिक्री बनती है वो डिक्री प्रॉपर एक बनाई जाती है, उस पर पूरा सील साइन होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है उस डिक्री के बनने का। वो जो डिक्री होती है वो आपके लिए आपकी डिक्री होगी। पर यहाँ जजमेंट और डिक्री में बेसिकली छोटा सा एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है जजमेंट के दौरान दिए हुए जजेस के, वो आपके लिए जजमेंट होंगे, और डिक्री जो फाइनल डिक्री और क्या आपकी फर्स्ट डिग्री, प्राइमरी डिग्री या फाइनल डिग्री दोनों हो सकती है। और जजमेंट जो होगा वो होगा आपके जो जजेस जिस टाइम पर स्टेटमेंट देते हैं डिग्री के दौरान या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के दौरान, उसे हम जजमेंट कहते हैं। क्लियर?
यस मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि Yes? अंतिम डिग्री के बाद जजमेंट दिया जाता है ना? नहीं, डिग्री के दौरान ही होगा। डिग्री तो हो सकता है कि आपकी डिग्री बन के आने में, जजमेंट तो जैसे मान लीजिए आज की आपकी डेट लगी है, जैसे मान लीजिए केस चल रहा था, केस में आज आपका फाइनल डिग्री होना था, फाइनल डिग्री आपको मिलने वाली थी, मतलब आज जजमेंट की डेट लगी है। आज की डेट में जज जो होंगे वो आपका जजमेंट फाइनल करेंगे। आपकी डिग्री हो सकता है उसके भी महीने भर बाद बन के आए, पर जो स्टेटमेंट है, यहाँ क्या बोला है मैंने कि जजेस के मुंह से निकले हुए वर्ड्स मींस जो उन्होंने कहा है, जो उनका स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड और उस डिग्री से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो जजमेंट कहलाएगा। डिग्री तो प्रॉपर एक फॉर्म में मतलब एक प्रॉपर एक आप मान सकते हैं कि पेपर है, और वो पेपर हो सकता है बनकर आने में आपके लिए टाइम लगे, कि वो हो सकता है महीने भर बाद आपको मिले, पर जजमेंट तो उसी टाइम होगा ना जिस टाइम जज और आप आमने सामने हैं, और उस टाइम पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट आपके लिए जजमेंट कहलाएगा। जो उन्होंने कहा है वो नोट डाउन भी होगा, उसको टाइप भी किया जाएगा, वो भी आपको मिलेगा। बट डिग्री एक प्रॉपर फॉर्मेट पे बन के आती है, वो डिग्री जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था अभी अडॉप्शन के केस का, जजमेंट तो पहले ही हो जाएगा, पर मैं उस डिग्री का यूज जब तक नहीं कर सकती हूँ, उस जजमेंट मेरे लिए कोई मायने नहीं है जब तक मेरे पास डिग्री नहीं आ जाए और उस डिग्री को मैं आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए यूज ना कर दूं। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को अडॉप्ट किया है और उस अडॉप्शन की डिग्री मुझे मिल गई है, वो डिग्री जब तक मुझे नहीं मिल जाती, क्या मैं आगे की कोई प्रोसीडिंग कर सकती हूँ? नहीं। उसके लिए जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस है, जैसे कि मुझे नगर निगम में जाकर बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए फाइल करना है, तो कैसे करूंगी मैं? यहाँ जजमेंट से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ डिग्री भी चाहिए, है ना? तो डिग्री फाइनल होता है, मतलब फाइनल डिग्री जो होगा उस डिग्री को कहीं ना कहीं आपकी जो फर्दर प्रोसीडिंग है उसमें वो आपको बहुत काम आएगी। जजमेंट भी होगा, सेम चीज है, बट जजमेंट एक स्टेटमेंट होते हैं और डिग्री आपकी फाइनल डिग्री होती है। ओके, क्लियर? अब सभी लोग इतना एटलीस्ट कल पढ़ के आइए, अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको डाउट्स होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स नहीं होंगे। और सीपीसी में प्लीज ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई डाउट्स ना आए, मतलब पढ़ाई ना करें, ऐसा नहीं हो। तो कल सभी लोग एटलीस्ट डिग्री और जजमेंट ये 2-3 चीजें आप पढ़कर आए, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो कल हम स्टार्टिंग में ही उसे शॉर्ट आउट कर लें। ओके मैम, ठीक है? इसके अलावा किसी को अभी आपकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट है हमारे पास। चलिए, किरण, अर्शिया और अजय मुझे अटेंडेंस भेजेंगे और सभी लोग कल पढ़ेंगे। किसी को भी डाउट हो तो स्टार्टिंग के में 5 मिनट हमारे लिए रहेगा, उसमें आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।